स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज के बारे में। फर्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द म्यांमार और थाईलैंड के पर्सपेक्टिव से है। म्यांमार एंड थाईलैंड के वहाँ पे अर्थक्वेक का जो सिचुएशन क्रिएट हुआ जिसके अंदर हायर नंबर ऑफ कैजुअलिटीज़ हैं उनको रिकॉर्ड किया गया है। स्टूडेंट जब भी किसी कंट्री के वहाँ पे इमरजेंसी का सिचुएशन क्रिएट होता है या उस कंट्री को ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट या सपोर्ट का ज़रूरत है तो इंडिया ऑलवेज फर्स्ट रिस्पॉन्डर का जो रोल है वो प्ले करता है। इंडियन अथॉरिटीज़ के द्वारा ऑपरेशन ब्रह्मा है उसको लॉन्च किया गया है म्यांमार एंड थाईलैंड को जो सपोर्ट है इस इमरजेंसी सिचुएशन के दौरान में प्रोवाइड करने के पर्सपेक्टिव से। लास्ट ईयर भी आप देखिए कि इसी रीजन के अंदर में साइक्लोन यागी का इम्पैक्ट है वो हुआ था। तो साइक्लोन यागी के इम्पैक्ट के दौरान में भी इंडिया के द्वारा जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड किया गया था। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट इमरजेंसी मेडिकल सपोर्ट है वो इंडिया का वहाँ पे फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप से रोल है वो रहा था। स्टूडेंट्स इसी तरीके से आप देखिए कि जिस एरिया के अंदर इम्पैक्ट होता है वहाँ पे ऑन फील्ड हॉस्पिटल है वो भी इंडिया के द्वारा सेटअप की जाती है जो कि ऑपरेशन दोस्त के थ्रू भी सेटअप किया गया था। जबकि टर्की एंड सीरिया के वहाँ पे अर्थक्वेक का सिचुएशन हुआ था 2023 के इनिशियल फेज के दौरान में। तो उस समय भी आप देखिए कि इंडिया के द्वारा उस एरिया के अंदर में ऑन फील्ड हॉस्पिटल है उसको सेटअप किया गया, उसी को यहाँ पे डिप्लॉय है वो किया गया है म्यांमार के रीजन के अंदर में। तो ये तो बेसिकली म्यांमार एंड थाईलैंड के अर्थक्वेक का न्यूज़ हुआ। इंडिया का ऑपरेशन ब्रह्मा के बारे में हुआ। ये नाम आप ज़रूर से याद रख लेना, हो सकता है आपसे मैच द कॉलम की रिगार्डिंग में कोई क्वेश्चन है वो पूछ लिया जाए। इस तरीके से इंडिया के द्वारा जो ऑपरेशंस लॉन्च किए जाते हैं। स्टूडेंट्स कल हमने इन कंट्रीज से पास होने वाली जो रिवर्स हैं उनके बारे में प्रैक्टिस किया था और कुछ ऐसी भी रिवर हैं जो कि तिबेतियन प्लेट्यू से ओरिजिनेट करती हैं। तिबेतियन प्लेट्यू जिसको कि हम थर्ड पोल के नाम से भी एड्रेस है वो करते हैं क्योंकि वहाँ पे ग्लेशियर्स का प्रेजेंस है। काफ़ी सारी रिवर्स का जो ओरिजिन प्लेस है वो तिबेतियन प्लेट्यू ही है। जो कुछ रिवर इंडिया से भी फ्लो करती हैं वहाँ से, इंडस है, ब्रह्मपुत्रा रिवर है। तो स्टूडेंट्स एक बार हम यहाँ पे उन रिवर्स का प्रैक्टिस करते हैं और कोई अदर जो जोग्राफिकल फीचर्स हैं उनको भी यहाँ पे हम प्रैक्टिस करते हैं। तो सपोज कीजिए स्टूडेंट्स यहाँ से जो रिवर जो पास होता है ये रिवर का जो नेम है वो है इरावदी। इस रिवर का जो नेम है वो क्या है स्टूडेंट्स? इरावदी रिवर है। इरावदी का जो ट्राइब्यूटरी है वो कौन सा है? इरावदी का जो ट्राइब्यूटरी है वो है स्टूडेंट्स छिंदविन रिवर। छिंदविन रिवर इसका ट्राइब्यूटरी है जो कि आप देखिए कि जो ओरिजिनेट नहीं करता है इसका ट्राइब्यूटरी है, इसी को वो ज्वाइन करेगा मिडिल एरिया से। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ से एक रिवर और पास होता है जिसको कि हम देखें कि साल्विन रिवर के नाम से जानते हैं। यहाँ से जो रिवर पास होता है वो है स्टूडेंट्स साल्विन रिवर है। साल्विन रिवर के बाद में आपको यहाँ से जो रिवर देखने के लिए मिलेगा जो कि थाईलैंड का लार्जेस्ट रिवर है, आप देखिए कि चाओ फ्राया है। वो जो रिवर है वो कौन सा है स्टूडेंट्स? चाओ फ्राया रिवर है जो कि लार्जेस्ट रिवर है थाईलैंड का। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इसी रीजन से मकोंग रिवर है जो कि साउथ ईस्ट एशिया का लार्जेस्ट रिवर है। मकोंग रिवर है जो कि ओरिजिनेट करता है तिबेतियन प्लेट्यू से। मकोंग रिवर आप देखिए कि यहाँ पे लाओस के साथ में थाईलैंड है, कंबोडिया है, फिर वियतनाम के थ्रू उसका जो फ्लो है वो आपको इस तरीके से देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स ये तो आप देखिए कि हमने 3 रिवर्स है उनके बारे में रीड किया। फर्स्ट इरावदी है, फिर सेकंड अगर हम बात करें चाओ फ्राया है जो लार्जेस्ट रिवर है थाईलैंड का। और इस रिवर का जो इस रीजन का जो लार्जेस्ट रिवर है वो है मकोंग रिवर जो कि भी ओरिजिनेट करता है तिबेतियन प्लेट्यू से। ये 3 रिवर्स तिबेतियन प्लेट्यू से ओरिजिनेट करती हैं। फिर उसके बाद में अगर हम बात करें स्टूडेंट्स वियतनाम से आप देखिए कि पास होती है। वियतनाम के एक नॉर्दर्न पार्ट के अंदर भी एक रिवर जो है वो फ्लो किया करती है। उस रिवर को हम तोंगकिन रिवर के नाम से जानते हैं। उस रिवर को हम स्टूडेंट्स किसके नाम से? तोंगकिन रिवर के नाम से जानते हैं। तोंगकिन रिवर को स्टूडेंट्स एक अदर नेम भी है रेड रिवर के नाम से भी जाना करते हैं। रेड रिवर भी इसका जो नेम है वो बेसिकली हुआ करता है। बट यहाँ पे आपको याद रखने का ज़रूरत है और ये आपके लिए होमवर्क भी है कि एक रिवर ऐसा है जिसको कि आप देखिए कि रेड बेसिन की वजह से जाना करते हैं और तोंगकिन रिवर का रेड बेसिन रिवर के साथ में किसी भी तरीके से कनेक्टिविटी है या जो लिंकेज है वो नहीं है। इसी रिवर से वो इसी रीजन से वो रिवर है वो पास करती है जिसको कि आप देखिए कि रेड बेसिन रिवर के नाम से जानते हैं। तो उसको आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, वो आपका होमवर्क है।
नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स म्यांमार के वहाँ पे, तो आप देखिए कि म्यांमार का ये जो सदर्न एक्सटेंशन है इसको हम किस नाम से जाना करते हैं स्टूडेंट्स? इसको हम जाना करते हैं मरगुई पेनिनसुला। किसके नाम से स्टूडेंट्स? मरगुई, सॉरी मरगुई आर्कीपिलाजो के नाम से इसको जानते हैं। काफ़ी सारे स्मॉल स्मॉल जो आइलैंड्स है वो यहाँ पे सिचुएटेड हैं। तो मरगुई आर्चिपिलाजो है, मरगुई आर्चिपिलाजो के सदर्न पार्ट के अंदर में आपको जो थाईलैंड का जो एक्सटेंशन है, थाईलैंड का आप देखिए कि यहाँ पे ये एक्सटेंशन थाईलैंड का ही है। इसको हम किस नाम से जाना करते हैं? इसको हम जाना करते हैं करा इस्तमुस, करा इस्तमुस के नाम से जाना करते हैं। और इसी एरिया के अंदर में चाइना के सपोर्ट के थ्रू एक करा नाम का जो कैनाल है उसको डेवलप किया जाएगा, जो कि कहाँ पे किया जाएगा? थाईलैंड के अंदर किया जाएगा। म्यांमार का जो मरगुई पेनिनसुला है वो इसके मरगुई आर्कीपिलाजो है वो उसके नॉर्दर्न पार्ट के अंदर सिचुएटेड है। तो आप देखिए कि करा नाम का जो कैनाल है उसको डेवलप क्यों किया जाएगा? करा कैनाल का जो डेवलपमेंट है वो इसी वजह से किया जाएगा कि यहाँ पे जो मलक्का स्ट्रेट है इसके सदर्न पार्ट के अंदर में उसको आप देखिए कि उसके अल्टरनेटिव एक रूट को यहाँ पे डेवलप करने का ये बेसिकली एक प्लान है। इंडिया भी इस प्लान को जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड करता है। इंडिया का भी पैसिफिक के साथ में जो कनेक्टिविटी है उसको ये बूस्ट करेगा, डिस्टेंस को ये रिड्यूस है वो करेगा। तो ये बेसिकली कुछ एरियाज हैं जिसके बारे में हमने यहाँ पे रीड किया। आप मैप के ऊपर इनके बारे में अच्छे से प्रैक्टिस करना, जिससे कि आप एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग में आपका अच्छे से जो प्रैक्टिस हो सके। कोई क्वेश्चन आपसे अगर मल्टीपल चॉइस के अंदर पूछा जाए तो आप उसको करेक्ट है वो कर सको। नेक्स्ट आप देखिए कि नक्सल, एंटी नक्सल ऑपरेशंस हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेज के द्वारा चलाए गए हैं। 2026 का जो ईयर है उसको एज ए डेडलाइन ईयर के रूप से रखा गया है कि जब तक हमें नक्सल पर्सनस को एलिमिनेट है वो करना है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा ये जो टारगेट है वो रखा गया है। तो स्टूडेंट 2013 के समय में छत्तीसगढ़ के वहाँ पे आप देखिए कि एक नक्सल अटैक होता है जिसको कि हम जीरम वैली अटैक के नाम से जानते हैं। एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसका तो आप देखिए कि कम्प्लीटली जो कैडर है, जीरम वैली का जो अटैक होता है तो एक पॉलिटिकल पार्टी का जो कम्प्लीटली कैडर है उसको उसके अंदर में डेथ होता है। काफ़ी सारे लोग उसके अंदर में उनका डेथ हुआ था। तो जीरम वैली अटैक के अंदर में जो नक्सल पर्सन है, जो नक्सल लीडर है जिसका इन्वॉल्वमेंट था उसको एलिमिनेट है वो किया गया है। छत्तीसगढ़ के वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट रिजर्व फोर्स के जो पर्सनस हैं, इसके अलावा आप देखिए कि हमारी जो इंटरनल सिक्योरिटी के रिगार्डिंग में सीआरपीएफ है, तो उनके लोगों के द्वारा उन जो नक्सल पर्सनस को एलिमिनेट है वो किया गया। नक्सल अफेक्टेड एरियाज को हम रेड कॉरिडोर के नाम से जानते हैं। इंडिया का बिगेस्ट इंटरनल सिक्योरिटी ये थ्रेट है। जीएस पेपर 3 के अंदर में इंटरनल सिक्योरिटी के रिगार्डिंग में आपसे जो सवाल हैं वो पूछे जाते हैं। और आप देखिए कि हमारी गवर्नमेंट के द्वारा इस एरिया के अंदर में काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स को भी चलाया गया है, चाहे वो समाधान स्ट्रेटजी हो, स्मार्ट पुलिस का कॉन्सेप्ट हो, जैसे कि पुलिस पर्सनल्स को सेंसिटिव वे के अंदर में वहाँ पे आप लोगों को साथ में जो इंगेजमेंट है वो कैरी आउट है वो किया जा सके। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आप देखिए कि यूएस और इंडिया के जो टैरिफ के रिगार्डिंग में जो डिफरेंसेस थे उसके रिगार्डिंग में यूएस के जो प्रेसिडेंट है उनके द्वारा कहा गया है कि टैरिफ का जो भी टॉक्स है इंडिया के साथ में काफ़ी अच्छे से वर्कआउट है उनको कर लिया जाएगा। काफ़ी वेल वे के अंदर में वर्कआउट है वो कर लिया जाएगा। इंडिया के द्वारा रिसेंटली कुछ आइटम्स हैं जो कि इंपोर्ट हुआ करते हैं यूएस से, उनका जो इंपोर्ट ड्यूटी है उसको भी रिड्यूस किया गया है, जो जिसमें इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का मैन्युफैक्चरिंग के रिगार्डिंग में बैटरी है, मोबाइल फ़ोन्स का मैन्युफैक्चरिंग के रिगार्डिंग में जो बैटरीज हैं उनके उससे रिलेटेड वो आइटम्स हैं। तो जल्दी ही उनको आप देखिए कि जो अच्छे से डिस्कस है वो किया जाएगा। यूएस के प्रेसिडेंट के द्वारा कहा गया है। उनके द्वारा ये भी एड्रेस किया जाता है कि इंडिया के द्वारा मोर टैरिफ है वो इम्पोज किए जाते हैं। इंडिया को टैरिफ किंग का जो टाइटल है वो भी दिया करते हैं। काफ़ी बार वो अपने डिस्कशन प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर में ये यूज किया करते हैं। एग्ज़ाम के पर्पज़ से ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे एग्ज़ाम में ऐसे सवाल हैं वो नहीं पूछे जाएंगे। आपसे मैक्सिमम ये पूछा जा सकता है काउंटर वेलिंग ड्यूटी क्या होती है। इंपोर्ट को अगर वहाँ पे अगर देखिए कि रिमूव किया गया है तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल के रिगार्डिंग में कोई क्वेश्चन हो, फेम स्कीम क्या है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के अंदर में क्या रेयर अर्थ मिनरल्स का रिक्वायरमेंट हुआ करता है, तो ऐसे आपसे सवाल हैं वो हो सकते हैं। इंडिया के अंदर भी रेयर अर्थ मिनरल हैं वो कहीं पे पाए जाते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्या जो केरल के वहाँ पे जो मैनेजाइट सैंड जो मिला करती है वो आप देखिए कि इसके इम्पोर्टेंट है किसी भी तरीके से जो चिप मैन्युफैक्चरिंग है उसके रिगार्डिंग में।
तो इसके बारे में आप रीड कर लेना। आप ज्योग्राफी का जब एनसीईआरटी रीड करोगे तो उसके अंदर भी इसके बारे में मेंशन है, वो किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, कर्नाटका का जो सदर्न पार्ट है, कर्नाटका के कम्प्लीटली सदर्न पार्ट के अंदर में आप देखिए कि बांदीपुर जो टाइगर रिजर्व है, जो कि नेशनल पार्क भी है, बांदीपुर का जो एरिया है वो सिचुएटेड है। तो बांदीपुर के वहाँ पे 2010 के समय एक बैन है वो किया गया था। बैन क्या किया गया था स्टूडेंट्स, की रात के समय में उस एरिया से जो नाइट ट्रैफिकिंग है उसको बैन किया गया था। नाइट ट्रैफिक है वो नहीं अलाउ किया जाएगा, जिससे कि वाइल्ड लाइफ के साथ में कोई भी कोलिजन ना हो, कोई इम्पैक्ट ना हो, और वाइल्ड लाइफ का वहाँ पे जो आप देखिए कि कैजुअलिटीज है वो ना देखने के लिए मिले। अब स्टूडेंट्स उसी के रिगार्डिंग में बैन को यहाँ पे लिफ्ट करने का बात किया गया है, जिसका का जो आप देखिए वाइल्ड लाइफ के जो एक्टिविस्ट हैं वो इसके अगेंस्ट में उनके द्वारा ऑब्जेक्ट है वो किया गया, इस कम्प्लीटली बैन को अगर लिफ्ट किया जाता है तो ये बेसिकली आप देखिए कि वहाँ पे वाइल्ड लाइफ के बारे में है। कुछ कर्नाटका से ही रिलेटेड है। बेलागावी के अंदर में कुछ जो कपल पर्सन है उनको डिजिटल अरेस्ट वो रखा गया था कुछ मंथ के रिगार्डिंग में। तो आप देखिए कि साइबर फ्रॉड है, साइबर क्राइम्स है, ये एक्टिविटीज़ डे बाय डे इंक्रीज ही हुआ है। लोगों को अवेयरनेस भी काफ़ी कम है। अननोन जो कॉल्स हैं उनको रिस्पॉन्ड करना, साइबर क्राइम या डिजिटल अरेस्ट का जो थिंग्स है उनको रियलिटी के अंदर में एक्सेप्ट करना। तो आप देखिए कि ये भी अवेयरनेस भी काफ़ी कम होने की वजह से, इस वजह से ऐसे जो इंसिडेंट है वो देखने के लिए मिलते हैं। काफ़ी लंबे समय तक उनको डिजिटल अरेस्ट है वो रखा गया था। ये बेलागवी का एक इंसिडेंट है। तो साइबर फ्रॉड्स के बारे में था। नेक्स्ट आप देखिए कि इसरो के द्वारा सेमी जो क्रायोजेनिक इंजन है उसका डेवलपमेंट किया गया है, उसको डिजाइन एंड डेवलपमेंट किया गया है, तो उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। एग्जाम के पर्पज से ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट है वो नहीं है। नेक्स्ट आप देखिए कि साबरमती आश्रम के बारे में भी है। साबरमती आश्रम का रिनोवेशन है वो किया जाएगा। साबरमती आश्रम हमारे जो एम.के. गांधी हैं, मोहनदास करमचंद गांधी, उनके द्वारा 1917 के समय इसको डेवलप किया जाता है एज ए इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन। यहाँ पे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके साथ में मिला करते थे, डिस्कस किया करते थे। अभी उसके रिनोवेशन को उनके जो फैमिली मेम्बर हैं उनके द्वारा चैलेंज किया गया है। आर्टिकल 49 बताया गया है कि हमें एंशेंट जो मोन्यूमेंट्स हैं उनको प्रिजर्व एंड कंजर्व करने का ज़रूरत है। आर्टिकल 49 के अंदर में जो डीपीएसपी के अंदर मेंशन है। इसके अलावा स्टूडेंट जो साबरमती आश्रम जो यहाँ पे सेटअप हुआ, जैसे ही गांधी जी 1930 के समय दांडी मार्च के लिए जाते हैं, जो कि 12 मार्च के समय स्टार्ट होता है, 6 अप्रैल को दांडी के वहाँ पे पहुँचते हैं, सोल्ट उनके द्वारा बनाया जाता है। तो वो जो यात्रा जो स्टार्ट किया गया था दांडी का, वो साबरमती आश्रम से ही किया गया था। उसके बाद में वो कंटिन्यूअस जब शिफ्ट होते हैं तो वर्धा के अंदर में अपना जो आश्रम है उसको सेटअप करते हैं। वर्धा जो कि महाराष्ट्र के अंदर में है। 1937 के समय में आप देखिए कि वर्धा प्लान ऑफ एजुकेशन है, जो जाकिर हुसैन साहब हैं उनका डेट लीडरशिप के अंदर में कमेटी कॉन्स्टिट्यूट होता है, एजुकेशन का प्लान आता है, वर्धा प्लान उसको हम बोला करते हैं। तो वर्धा के वहाँ पे अपना जो आश्रम है उसको शिफ्ट करेंगे गांधी जी, उसके बाद में आफ्टर द दांडी मार्च के बाद में। अभी कुछ दिन पहले हमने दांडी मार्च को क्यों रीड किया था, अभी आप देखिए कि मॉरिशस के विजिट के लिए गए थे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर सर हैं, तो उस समय में वहाँ पे 12 डेट मार्च का जो डे है, जो गांधी दांडी मार्च स्टार्ट होता है, उसी को अपना हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस मानते हुए उस कंट्री के द्वारा इंडिपेंडेंस डे है उसको सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, मोस्पी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, उनके द्वारा एक रिपोर्ट निकाली जाती है। रिपोर्ट का नेम है एनर्जी स्टैटिक्स इन इंडिया, कि इंडिया के अंदर एनर्जी का जो स्टैटिक्स है वो किस तरीके से है, कौन से सेक्टर के ऊपर हम मोर डिपेंडेंट हैं। तो उनके द्वारा बताया गया है कि एनर्जी स्टैटिक्स इन इंडिया के रिपोर्ट के अंदर में, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर में है, कि स्टूडेंट्स इंडिया के अंदर में कोल के ऊपर में हमारा एनर्जी डिमांड है उसके ऊपर मोर रिलायंस है, मोर हम डिपेंड है वो करते हैं। और कोल भी आप देखिए कि 26% जो कोल है वो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। 26% जो कोल है वो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। कोल का जो हाईएस्ट क्वालिटी का जो कोल है, एंथ्रेसाइट कोल, वो कहाँ पे, हमारे जम्मू एंड कश्मीर के अंदर उसका प्रेजेंस है। बट टेरेन काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, उसको एक्सट्रैक्ट करना वन ऑफ द डिफ़िकल्ट टास्क है। अभी तक वहाँ पे लार्जर लेवल के ऊपर आपको माइनिंग एक्टिविटी है वो नहीं देखने के लिए मिलेगा एंथ्रेसाइट कोल के एक्सट्रैक्शन के रिगार्डिंग में। हमारे यहाँ पे जो फिर अदर क्वालिटी ऑफ कोल्स हैं उनको आप देखिए एक्सट्रैक्ट है वो किया जाता है, जो कि हमारे छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है, इन जब स्टेट्स के वहाँ पे मोर आपको जो माइनिंग प्रोसेस है उनका प्रेजेंस है।
तो कोल के ऊपर हमारा मोर डिपेंडेंट है। गवर्नमेंट के द्वारा रिन्यूएबल एनर्जी का भी जो पुश है, रिन्यूएबल एनर्जी के जो इनिशिएटिव्स हैं उनको चलाया गया है। बट आप देखिए कि अभी भी एनर्जी के रिगार्डिंग में कोल का ही 79% कॉन्ट्रीब्यूशन है। रिन्यूएबल एनर्जी के रिगार्डिंग में आप देखिए कि पीएम सूर्या घर मुफ्त बिजली योजना है, वन ऑफ द ग्रेट इनिशिएटिव है कि हर एक हाउस होल्ड के ऊपर में सोलर एनर्जी के रिगार्डिंग में जो डेट सोलर पैनल्स हैं उनको लगाया जाएगा। कुछ इंसेंटिवाइज भी करता है गवर्नमेंट इसको, गवर्नमेंट जो असिस्टेंट है, सपोर्ट है वो प्रोवाइड करता है सोलर पैनल के इंस्टॉलेशन के रिगार्डिंग में। और आप देखिए कि यहाँ से अगर हाउस होल्ड को यूज किया जाता है सोलर पैनल के रिगार्डिंग में, तो रिन्यूएबल एनर्जी का जो टारगेट है उसको हम अचीव है वो कर सकते हैं आने वाले कुछ ईयर्स के अंदर में। नेक्स्ट आप देखिए कि स्टूडेंट्स जो पार्लियामेंट्री अकाउंट्स कमेटी जो हुआ करती है उनके द्वारा जीएसटी के रिव्यू के रिगार्डिंग में, जीएसटी 2.0 के रिगार्डिंग में जो डिस्कशन है वो किया गया। जीएसटी के जो भी इश्यूज हैं, जीएसटी फाइलिंग के रिगार्डिंग में अननेसेसरी जो प्रोसीजर हैं, जो रिक्वायरमेंट हुआ करते हैं जीएसटी फाइलिंग प्रोसेस के अंदर में। और आप देखिए कि जो कैग का जो ऑडिट का जो प्रोसेस है, कैग का ऑडिट का जो प्रोसेस जो कि कंपनसेटरी जो फंड है वो प्रोवाइड करता है। मोर देन डेट 6 ईयर का समय हो चुका है स्टेट्स को जो कंपनसेटरी अकाउंट प्रोवाइड किया जाए, कैग का कंटिन्यूस यहाँ पे ऑडिट हो। तो उसी के रिगार्डिंग में इसको ओवरऑल रिफॉर्म करने का बारे में डिस्कस है वो किया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें जजेस के ट्रांसफ़र के बारे में है, जो अभी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुआ। जज का ट्रांसफ़र आर्टिकल 212 के अंदर में मेंशन है। 212 के अंदर में प्रेसिडेंट के पास में पावर है, प्रेसिडेंट ट्रांसफ़र को कैरी आउट करते हैं एक हाई कोर्ट से अदर हाई कोर्ट के रिगार्डिंग में। फिर आप देखिए इसका भी जो डेवलपमेंट हुआ था, जो जज केस के थ्रू हमने देखा था, 1982 एसपी गुप्ता केस है, जिसके अंदर बोला गया कि कंसल्टेशन डज नॉट मीन्स द कंकरेंस। इस सीजीआई जो सीजीआई है उनके साथ में कंसल्ट किया जाए ये ज़रूरी नहीं है। फिर 1993 का सेकंड जज केस है, उसके अंदर बोला गया कि सीनियर मोस्ट जजेस को भी इंक्लूड किया जाएगा कंसल्टेशन अगर किया जाएगा। तो 1998 के समय कह दिया गया फिर सीजीआई प्लस में 4 सीनियर मोस्ट जज का जो रिकमेंडेशन रहेगा। फिर आप देखिए कि जिस हाई कोर्ट से अदर हाई कोर्ट को ट्रांसफ़र करना है तो उनके भी जो चीफ जस्टिस है उनका कंसेंट है, उसको रिक्वायरमेंट है। तो ये तो जजेस के ट्रांसफ़र के बारे में हुआ। नेक्स्ट आप देखिए कि इंटरनेशनल जो कमीशन है जूरिस्ट के रिगार्डिंग में वो बोलता है, जिनेवा के अंदर में वो सिचुएटेड है कि इंडिया के अंदर में एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस है वो ना इंक्रीज होना चाहिए। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को अगर हमें कैरी आउट है वो करना है। एनजेएससी को आप देखिए कि जुडिशियल जो एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस है वो हो सकता था, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन हो सकता था, इसी वजह से उसको नल एंड वॉइड के रूप से डिक्लेयर है वो किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, जो पाकिस्तान अफगानिस्तान का बॉर्डर एरिया है वहाँ पे कुछ सोल्जर्स का डेथ हुआ है, तो उसके बारे में ये मेंशन है। पाकिस्तान अफगानिस्तान कंटिन्यूस उनका आप देखिए कि कुछ ना कुछ कन्फ्लिक्ट है, तालिबान जब से पावर के अंदर में आया है। नेक्स्ट आप देखिए कि साउथ चाइना सी के अंदर में चाइना के द्वारा अपना जो मिलिट्री जो प्रेजेंस है उसको शो किया गया है, और फिलीपाइंस उसको कंटिन्यूस ऑब्जेक्ट है वो करता है। तो साउथ चाइना सी के अंदर में चाइना और फिलीपाइंस का ये बेसिकली एक वन काइंड ऑफ कन्फ्लिक्ट है या डिफरेंसेज हैं यहाँ पे। रशिया के द्वारा ड्रोन अटैक किया गया जिसके अंदर कुछ लोगों का कैजुअलिटी हुआ है यूक्रेन के, वहाँ पे ड्रोन अटैक है वहाँ पे। और इजराइल का जो मिलिट्री फोर्सेज है उनके द्वारा माना गया है कि उनके द्वारा रफा का जो एरिया है वहाँ पे आप देखिए कि डेट एम्बुलेंस है उसको टारगेट है वो किया गया था। ग्रीनलैंड का और यूएस का जो डिफरेंस है उसको मेंशन किया गया है यहाँ पे। और स्टूडेंट्स नेपाल के वहाँ पे जो प्रोटेस्ट हुए हैं मोनार्की के रिगार्डिंग में और डेमोक्रेसी के रिगार्डिंग में जो प्रोटेस्ट हैं, तो उसके वायलेंस के बारे में मेंशन है वो किया गया। आज स्टूडेंट्स संडे का न्यूज़पेपर है, तो द हिंदू के अंदर में फोटोज़ के थ्रू शो किया जाता है पंपोर का जो एरिया है वहाँ पे सैफरोन का जो इरिगेशन हुआ करता है, सैफरोन का जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस हुआ करता है, तो उसको ये शो किया गया है। स्टूडेंट्स करेवाज जो हुआ करते हैं वहाँ पे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को कैरी आउट किया जाता है, और काफ़ी वन ऑफ द हेरिटेज एग्रीकल्चर ये प्रैक्टिस है जो कि कश्मीर के अंदर में सैफरोन के रिगार्डिंग में हुआ करती है। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।